बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेटियर 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मंडे है, वीक का पहला दिन है और मौसम भी खुशगवार हो गया है। वो ठंडे वाली सर्दी जो है उसमें काफ़ी कमी आई है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मौसम भी अच्छा हुआ, क्योंकि इतनी परेशानी थी। हर रोज़ पता चल रहा था नमूनिया से बच्चे मुतासर हो रहे हैं, इवन डेथ रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी, जो कि बड़ा अलार्मिंग था। सो एहतियात की अभी भी ज़रूरत है। आती जाती सर्दियाँ दोनों बच्चों को मुतासर कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, बड़े सर्दी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि धूप बड़ा वो हमारा तो ट्रेंड एक होता है कि धूप निकले तो बैठ के मौसमी या फिर माल्टे वगैरह आप खाएं, तो चलें वो वाला मौसम भी आ गया तो वो भी इंजॉय कीजिए। शुक्र अल्लाह ताला का हर सूरत अदा करते रहा करें। ये शुक्राना जो है ये नेमतों में इजाफा करता है। हम चलेंगे प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ, खबरें भी शामिल करेंगे। हमारे मेहमान हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे और जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे वाले सेगमेंट पे हम विश करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज, पहली खबर की तरफ आते हैं। शहर लाहौर में सियासी मैदान सज गया है। उम्मीदवारों की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। जी, नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान 18 बच्चे जाँ बहक, 177 नए केसेस रिपोर्ट। मॉडल बाजारों के बाहर तजावुजात की भरमार, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। और अब जी, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन होगा, इसीलिए सब होशियार हो जाए। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो जैसे हमने पहली खबर की तरफ आना है और आपको बताना है कि सियासी मैदान सज गया है, डोर टू डोर मुहिम हो रही है। वैसे यहाँ पर ये भी साथ ही उतनी दौड़े लगा रहे हैं, इनका मैदान भी उतना ही जो है वो सजा हुआ है। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप तो कल ड्यूटी पे थे, सॉरी जी मैं कल ड्यूटी पे था। मैं भी ड्यूटी पे था। साई साहब जहाँ थे उसके पास में ही था। सही। तो बेसिकली जाहिर है अब इलेक्शन बिल्कुल करीब है और ये जो हफ्ता है इसमें तो आपकी इंतखाबी मुहिम और तेज होगी और फिर आखिरी जो 3-4 दिन होंगे, मतलब आप सोमवार तक ले लें, जुमेरात से सोमवार तक, वो तो फिर अच्छा, फिर उसमें इफेक्ट कहाँ पे आएगा? 2 दिन से वेदर थोड़ा अच्छा हो गया, बेहतर है, और रात में जो सर्दी की शिद्दत है वो कमी उसमें आई है। जो आप इंतखाबी मीटिंग करते हैं या कोई छोटा जलसा करते हैं या कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, तो वो अब उसमें लोग नजर आना शुरू हो गए हैं। पहले ये था कि आप 10 बजे 10:30 बजे जब कोई इस तरह की कॉर्नर मीटिंग या छोटी कोई मुहिम के हवाले से कोई एक्टिविटी रखते थे, लोग आते थे, लेकिन लेफ्ट राइट हो गए, कई दुकानों में खड़े हो गए, कहीं खड़े हो गए। अब वो नहीं। अब देखें, आज भी वेदर उसी तरह है, आज फिर उसमें और चेंज आएगा, टेम्परेचर जो है चेंज होगा। इससे क्या लग रहा है कि जैसे जैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी, वेदर साथ देगा तो ये माहौल और बनेगा। फिर आप देखें, फ्लैक्सीज, बैनर्स अवेजा अब शहर में होते नजर आते हैं और हो भी रहे हैं, और रैलीज जो है वो निकाली जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स हैं, डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त ज्यादा मैटर की जा रही है। और कल संडे था, कल हमने देखा अभी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डोर टू डोर कैंपेन। वो यही है ना कि इतवार को तो आपके सब घर वाले जो हैं, चाहे वो ताजर है, चाहे वो सरकारी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, चाहे अपना कारोबार करते हैं, वो घर पे होते हैं अमूमी तौर पे। डोर टू डोर कैंपेन का बुनियादी मकसद क्या है कि इस वक्त जो लोगों में ये तासुर है कि हमने वोट नहीं देना, हमने निकल कर अपने जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं दिया, और क्योंकि तीनों बड़ी पार्टीज जो हैं उनको वो देख चुके हैं, तो उसके बाद अब वो इस तरह का तासुर बन गया है। इससे निकालने के लिए डोर टू डोर कैंपेन वो ज्यादा। कल भी देखें, अगर मैं अपने हल्के की बात करूं, कम से कम 2 से 3 घंटे तक मेरा PP 170 मेरे पास है, उसमें NA128 है, ठीक है, और उसमें डोर टू डोर कैंपेन लोगों ने ज्यादा की है, ताकि दर दर जाके जब आप दरवाजा खटखटाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपने इलेक्शन के दिन आना है, तो फिर शायद थोड़ा सा होता है कि जो अंदर बैठे लोग हैं उनको भी होता है कि हमारे दरवाजे पे कोई आया था। लेकिन इस दफा तो लोग सवाल भी कर रहे हैं। मैं बड़े सोशल मीडिया पर लोगों के देख रही हूँ, डोर टू डोर जो कैंपेन के अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि जी हमारे लिए क्या होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है, आपको बात पूछनी चाहिए। साई साहब, आपका हल्का कौन सा और क्या एक्टिविटीज रही संडे को? 149 है, ठीक है, और उसमें कैंडिडेट बड़े इंपॉर्टेंट है, ऊपर 119 है।
और उसमें मरियम बीबी हैं, नीचे अरे वाह, अलीम खान साहब हैं। हाँ, तो दोनों बड़ी हस्तियां हैं। अलीम खान साहब ने सैटरडे संडे जो है 149 को दिए, और उसमें मैंने देखा है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके वो मीटिंग भी कर रहे हैं, जलसे भी छोटे छोटे कर रहे हैं, जो छोटे हल्के का जो इलाके का होता है। तो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो पिछले 22 साल से उस हल्के में मुसलसल इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको ये है कि हर बंदा जानता है, और उनकी फाउंडेशन वहाँ पे काम करती है। उनकी जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बड़ा वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी उन्होंने शुरू की हुई हैं। वहाँ पे डिस्पेंसरी है, स्कूल की बेहतरी के लिए, वैसे भी वो लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो उनकी जो कंपेन है वो मुझे ज़्यादा मुतासर करती है। मैं उसके लिए काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। वो हर रोज़ डोर टू डोर कंपेन करते हैं, और उन्होंने 2-3 एरिया सेलेक्ट किए हैं। कम अज़ कम मैंने देखा है कि 2-3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो रोज़ाना कम अज़ कम 500 से 600 घर को हिट करते हैं। और अगर एक बंदा गली गली में जाके अपने वो ब्रोशर दे रहा है, अपने वो स्टिकर्स दे रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो जो अलीम खान साहब हैं, उनके पास तो इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन उनकी जो टीम है वो भी ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स पे फोकस कर रही है। वो उस तरह कंपेन नहीं कर रही जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार कर रही है। मैंने देखा है कि वो मुगलपुरा वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे अलियास गुजर हैं MA 119 से, वो कॉर्नर मीटिंग्स, वो दिन में कोई रोज़ाना मेरा ख्याल है 10-15 कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, डोर टू डोर कंपेन करते हैं। यानी एनर्जी नजर आ रही है मैदान में। अच्छा, अलीम खान साहब ने इंतखाबी जलसे में फ्री डिस्पेंसरी का भी इफ्तिताह किया है। ये चीजें अट्रैक्शन के लिए की जा रही हैं क्या? नहीं ना, ये अब अट्रैक्शन नहीं, अब इस टाइम पे आप डिस्पेंसरी का नहीं, वो इफ्तिताह देखें कर ना, रहे मैं हैं। आपको बताता हूँ, वो ये सारी चीज़ों से को बाला ताक रख दें कि कोई सियासी बंदा है। वो अलीम खान का ये है कि गढ़ी शव के इलाके में जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं जो हकदार हैं, उनकी जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से उनको मुसलसल हर महीने उनको राशन भी जाता है। हाँ, ये हमने पहले माली इमदाद भी करते हैं। पहले भी वहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं। पहले भी ये उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी, मैं परसों उनके जलसे में खड़ा सुन रहा था। उन्होंने कहा जब यहाँ पे गैस नहीं थी और मैंने गैस का सर्वे कराया तो मैंने एक भी पॉलिटिकल वर्कर नहीं भेजा, क्योंकि वो जाके निशानदेही करेगा कि अना जो है ये नून लीग से हैं, सिपरा साहब काफ लीग से हैं, अली साई जो है PTI से है, तो इस तरह किसी की जो है हक तलफी ना हो जाए। मैंने उस ठेकेदार को भेजा जिसको उस इलाके के किसी बंदे का नहीं पता, ताकि पूरा सर्वे करे और हर घर में गैस लगे। सही। और वो मुसलसल वहाँ पे डिस्पेंसरीज भी हैं, वहाँ पे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, वो और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी उन्होंने लगवाए हैं। तो ये चीज़ें तो वो करते रहते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने किया किसी मखसूस इलाके में, तो वो ये तो नहीं मैं कह सकता सियासी स्टंट है। वो तो चूँकि फाउंडेशन उनकी काम कर रही है। जेलों में देखें तो जेलों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हर महीने, तो ये वेलफेयर का काम तो वो करते हैं। वो उन्होंने उस दिन भी यही उनसे ओथ ले रहे थे कि आपने कोई बंदा इस चीज़ को ना मद्देनजर नहीं, वो थोड़ा सा टाइम ऐसा आ गया ना, अमूमी तौर पे होता ही है ये सियासी स्टंट नहीं समझे है। जाते तो वो तब समझा जाए ना जब गवर्नमेंट के पैसों से कुछ कर रहे थे बंदा। एक बंदा जाती पैसों से कर रहा है, तो वो लोग यहाँ पे बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे पैसे भी तकसीम होते देख रहे हैं। मैंने चेक भी तकसीम होते देखे, बल्कि मेरे पास तस्वीरें भी हैं। तो अच्छा, मेरे घर में जो काम करने वाली खातून आती हैं वो भी मुझे बता रही थी कि हमें चेक मिले, तो चेक भी चल रहे हैं। वो सारी चीजें तो साथ साथ चल रही हैं। चलें जी, मैदान में क्योंकि ये लोग जा रहे हैं, जो सियासी मैदान सजा है, लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है और कौन सी सियासी जमात का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? शायद सिपरा साहब, हमें तो अब यहाँ देखें ना, बड़े बड़े तमाम चेहरे हैं। जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, आसिफा साहिबा नजर आ रही हैं, बिलावल साहब नजर आ रहे हैं, उधर हमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, अब तो उनका बयानिया भी सामने आ गया जिसका बहुत ज्यादा इंतजार था कि मंशूर क्या होगा। अब तो उसके बाद क्या लोगों का फीडबैक आ रहा है? मंशूर का तो ये है कि सॉरी सिपरा साहब को इंटरप्ट कर रहे हैं। मंशूर तो अगर सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लें फिर तो हमें बिल्कुल घर बैठना चाहिए, आपके सारे मामला पूरे हो काम ही नहीं कोई करना चाहिए। सही कहा है। देखें, जो नून लीग ने बात की थी 300 यूनिट वाली, हो तो उनके अपने ही सीनियर ओहदेदार ने वही बात की जो आज से 1 महीना पहले मैं कर रहा था कि ये आप नहीं कर सकते, ये 300 यूनिट्स वाली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मुकाबले की फिजा नहीं है अभी। आप चाहे मियां नवाज शरीफ की बात करें, आसिफ जरदारी की बात करें, जितना मर्जी करें, लाहौर शहर में उस तरह मुकाबले की फिजा नहीं बनी। अगर मुकाबले की फिजा होती तो आज आपको सियासी गहमा गहमी इससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ रही होती। उस तरह नहीं है। उसके जो भी वजूहात हैं उस पर हम नहीं जाते, लेकिन वो नहीं है। अब बात रही कि पलड़ा किसका भारी है, ये सब चीजें कहना कबल अज वक्त होगा।
जो इंतखाबी निशान है उसकी बुनियाद पर जो आपके आपने तो एक सर्वे भी कंडक्ट किया है ना, वो देखे उससे भी अंदाजा तो हो ही सर्वे में तो फिर आपका वो थोड़ा फर्क आ रहा है ना, वो इतने % पे नहीं जा रहा। अब यहाँ पे क्या है कि इंतखाबी निशानात जो दिए गए हैं उसकी बुनियाद पे इलेक्शन अब जाना है। वो जो वोटर है जिसने पीटीआई को वोट देना था, वो अपने हलके में खड़े कैंडिडेट का निशान ढूंढकर अगर उसको वोट करता है तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली देख लें उसमें कहीं ना कहीं मुकाबले की फिजा बनेगी। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग आज जिस तरह कैंपेन कर रही है, जिस तरह उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, छोटे जलसे बड़े जलसे सारे हो रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार इस साई साहब कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार भी उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन एक नया निशान उसको याद करवाना। आप पोश इलाके में शहर का जो आपका गुंजान आबाद इलाका, वहाँ पे तो ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा मज़ाफ़ात में जाएंगे या थोड़ा उससे और बाहर और थोड़ा बाहर जाएंगे तो वो निशान आप किस तरह उनको याद करवाएंगे कि आपने प्याले को देना है, बैंगन को देना है, हरी मिर्च को देना है, टरबाइन है, जो भी निशान है, चारपाई है। एक और भी मसला है कि दो तीन आजाद उम्मीदवार ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पीटीआई के उम्मीदवार। हाँ, ये भी है। फिर कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि एक कैंडिडेट का इंतखाबी निशान जो है वो मुर्गी है, दूसरे का अबाबील है, तीसरे की चिड़िया है। तो मुर्गी जो चिड़िया और अबाबील है उसमें कैसे तफरीक करेगा आपका जो बुजुर्ग है या कोई ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। अबाबील और चिड़िया एक जैसी हैं, तो अब ये भी मसला है। लेकिन जो जमातों के अपने निशानात हैं वो तो बड़े क्लियर हैं और लोगों को याद हैं, हर बंदे को याद है। देखें जैसे पीपल्स पार्टी का तीर है, नून लीग का शेर है, इसी तरह तराजू है, ये जो भी आईपीपी ने औकाब रखा हुआ है। लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार जो 2-3 मेरे हलके में 2-3 लोग क्लेम करते हैं कि हम पीटीआई के वोट लेने के लिए ना, देखें आप उसका पीटीआई का वोट कहीं तो जाना है। अगर वो उसका वोटर निकलता है पीटीआई से जिनका ताल्लुक है या जो पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वो वोटर पोलिंग डे पे निकलता है उसने कहीं तो वोट कास्ट करना है। अगर उन आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह साई साहब बता रहे हैं कि 3-3 है तो एक वो तो फिर तकसीम हो गया वोट। इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर ये नहीं है कि पीटीआई खुद भी अपने सोशल मीडिया पे जो उनके कैंडिडेट्स नहीं हैं उनके वो फ्लैक्सी वो साथ में लगा के कि ये जाली है, उनको क्रॉस वाले पंफलेट जो हैं आपके लाहौर के समनाबाद में इसी तरह हैं। मियां असलम इकबाल के भाई चूंकि वो क्लेम कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब प्लेटफॉर्म से लड़ रहा हूँ, तो उसको उन्होंने क्रॉस करके उनके जो सीनियर अहदेदार हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि ये नहीं है। अब मियां असलम इकबाल का तो पीटीआई के साथ जिस तरह ताल्लुक है आपको पता है, लेकिन उनके भाई अगर लड़ रहे हैं तो वो नहीं है। हाँ जी। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे इसी तरह मामला चल रहा है। तो ये अब वोटर को सिलेक्शन जो है वो मुश्किल हो रही है। अब देखें ना, डिवीजन हो गई ना। अगर 2 आज़ाद उम्मीदवार क्लेम कर रहे हैं, दोनों ही अपना, यानी एक ही हर्डल आ सकती है दोनों ही। अगर आप इनका ये तरीकाकार क्या होगा जो मैंने ये समझा है कि अभी तो वो उस तरह 2-3 लोग क्लेम कर रहे हैं, फिर पोलिंग स्टेशन के बाहर अगर 2 उम्मीदवार अपना लगा देते हैं फ्लैक्सीज कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हम पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, तो आपका वोटर कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तकसीम हो गया ना, तकसीम भी हो, उसका फायदा कोई और पार्टी ले जाएगी। आप फिर ये फायदा ये ले गए कि आने वाले वक्त में ये कहेंगे देखें मैंने तो उस वक्त कंपेन की थी, मुझे इतने वोट मिले हैं, हालांकि अपने ही बंदे के वोट खराब किए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये चल यही रहा है ट्रेंड जो मैंने अपने हल्के में देखा या और 2-3 जगहों पर देखा है कि वो 2-3 लोग जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं हमायत याफ्ता हूँ, सिपरा साहब कह रहे हैं मैं हमायत याफ्ता हूँ। तो ये इसमें इनका मसला आएगा। इसका फ़ायदा अल्टीमेटली नून लीग को होगा, क्योंकि लाहौर में तो ज़्यादा जो मुकाबला है वो नून लीग का लग रहा है। पलड़ा भारी भी इस वक्त जो लग रहा है वो नून लीग का लग रहा है। जिस तरह कैंपेन चल रही है, जिस तरह रैलीज नज़र आ रही हैं, जिस तरह जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, और जो लीडरान जिस तरह निकल रहे हैं नून लीग के, यहाँ लाहौर में खुसूसन, यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि नून लीग की हवा बहुत बेहतर है। लेकिन वो उसमें भी जो आपको वजूहात हैं वो मुझे जो लगता है कि जो 2-3 लोग क्लेम करते हैं उसकी वजह से बावजूद इसके बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन डे पे टर्न आउट जो है ना वो बहुत मैटर करता है और वो कम देखने तो बिलावल साहब को यहाँ पे बड़ी मेहनत की जरूरत है, पीपल्स पार्टी को जो। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, शहर की कुछ मखसूस जगह ऐसी हैं जहां पर हमेशा लोगों का झुकाव एक ही जमात की तरफ रहा है। अब खुसूसी तौर पर अगर हम बात कर लें जी शालमी की, तो यहाँ से जी ताजिरों ने हिमायत का ऐलान किया। N118 से हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान किया। साई साहब
वरना ये एरिया तो हमेशा से नून लीग का, हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं, लक्ष्मी, शालनी, गड़ी शाहू, ये ऊपर का शफीकाबाद का एरिया, लाहौर जिसे कहता है, ये तो हमेशा नून लीग का गढ़ रहा है। तो यहाँ पे ताजर बरादरी अभी ऐलान कर रही है। अब देखें एक और सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं जो सिर्फ वोट खराब करने के लिए खड़े हैं, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000 लेता है, उनके बैठने का भी सिलसिला जारी है। अलीम खान साहब ने जो 2 दिन में कैंपेन उनकी मैंने देखी है, उसमें 6-7 लोग जो हैं वो दस्तबरदार हुए उनके हक में। और उसमें सबसे जो अहम उनकी कामयाबी थी वो कैसर नईमी साहब थे, जामिया नईमिया के थे, तो वो वहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। उसके बाद 2 उम्मीदवार और थे। तो ये आज़ाद उम्मीदवारों के बैठने का सिलसिला भी जारी है, दस्तबरदारी का काम भी जारी है। इस इलेक्शन में एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो जो खाबे होते थे ना उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह आने चाहिए थे, जिस तरह हमें लगता था। उसमें 2 वजूहात हैं। एक तो ये लगता है कि नून लीग को ऐसे लगता है कि उनका इतना टफ कंपटीशन नहीं है, तो पीटीआई को ये लगता है कि हमारे उस तरह वोटर नहीं निकल रहे। तो ये दोनों सेटिस्फेक्शन वाकई कुछ लोगों में नजर आ रही है ना, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी सरप्राइज भी मिल जाता है, इसीलिए वो ज्यादा भी कर लेना ना। आप देखें ना कि जब पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में आपको बाकायदा हर मोहल्ले गली में इलेक्शन हॉल्स बने नजर आते थे, वहाँ पे लोग बैठे रहते थे, वहाँ पे चाय चल रही है, खाने चल रहे हैं, बिरयानियाँ चल रही हैं। अब शिप्रा साहब भी कवर कर रहे हैं, मैं भी कवर कर रहा हूँ, मैंने पूरे अपने हल्के फिर लोग भी लगता है इसीलिए आप लोगों को कम नजर आ रहे हैं। कोई एक भी इलेक्शन हॉल नहीं देखा, यानी किसी पार्टी का कोई इलेक्शन नहीं है इनके, बल्कि इवन दफातर में ये चीजें चल रही होती हैं, नाश्ता, दोपहर, रात, तो खाना, रात गए तक चाय, मुसलसल अंडे, ये सब चलते थे। अब तक इतनी देर होगी कंपेन करते हुए, कल पहली दफा एक जगह पे सूप नजर आया। अब जब सर्दी गुजर गई अभी सूप नजर आया। मुझे ये बताएं, उसाई साहब का बिल्कुल शिकवा अपनी जगह पे, वो ठीक कह रहे हैं कि उस तरह का नहीं है। अच्छा, जब कहते थे कि बिरयानी है, बिरयानी भी उस तरह नहीं चल रही। जब वो चल रही हो, जो हलवा पूरी, बिरयानी में लोग वोट दे, हलवा पूरी, नान, चने, ये तो कल्चर कल संडे था बिल्कुल। और जैसे व्हाट्सएप पे शादी के कार्ड आते हैं, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे सारी कंपेन चल गई है। सोशल मीडिया पे चलेगी, अब वो नहीं है, इस तरह का नहीं है। अच्छा, लोग कैंडिडेट उस तरह करके उसको इलेक्शन को उस तरह लेकर ही नहीं जा रहा। वो जो मैंने पहले बात की कि जब कंपटीशन बनता है, एक मुकाबला सामने आता है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को, अहले इलाका को अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी जगह पे जा रहे हैं तो खाने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती है। इस जब भी इलेक्शन होता है उसमें जो शादी हाल हैं, जो आपके इनके बुकिंग जो किस तरह होती है, इनके खानों की बुकिंग किस तरह होती है, एक कारोबार जो है वो चलता है। लेकिन अब जितनी मीटिंग मैंने अब तक जब से ये इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, एक शादी हाल में एक ही इवेंट किया है, उसके अलावा कोई इवेंट ही नहीं हुआ। बाकी सब गली में टेंट लगा के और गली कहीं बंद कर दी, उसी तरह चल रहा है और कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा रौनक तो ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखी है, वो मुकाबला था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो वो माहौल ही नहीं बन रहा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जितनी पिछले कुछ 5-6 दिन में कवरेज की है, उसमें किसी जगह पे भी कोई ऐसा इंसेंटिव नजर नहीं आता जिस तरह पहले उम्मीदवारों के आगे से छोटे छोटे ऑफिस बने होते थे, वहाँ पे वो इलाके का जो एक खड़पैंच होता है वो बैठा होता था, कोई चाय चल रही है, खाने चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, उस तरह कोई माहौल है ही नहीं। लोग उस तरह इसको इलेक्शन को पता नहीं ले ही नहीं रहे, ना वो किसी जगह पर उस तरह एक्टिव नजर आते हैं। उम्मीदवार के साथ 5-7 लोग होते हैं, वो जाता है कभी किसी गली में, कभी किसी गली में, कभी किसी गली में। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके साथ तो सिर्फ उनके मुलाजम होते हैं। मैंने तो ये देखा है कि वो आगे जाते हैं, वहाँ पे 30-35 लोग इकट्ठे करते हैं, फिर वो अपनी कंपेन जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले कर रहे हैं। तो वो जो एक माहौल होता था कि एक जगह पे पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हॉल बन गया, फिर नून लीग का है, फिर जेयूआई का है, फिर किसी का, टाइम नहीं मिलता था। आखिरी इलेक्शन की बात करें, हम लोग जब ड्यूटीज पे होते थे, टाइम नहीं मैनेज होता था कि कौन सी मीटिंग है, किस तरह किसको करें, किसको कौन सी छोड़ें, क्या करें। अब तो वो है ही नहीं। अब वो उस तरह की चीज़ें ही नहीं है कि आप एक ही जमात है उनके हुई जा रहे हैं, आप कवर किए जा रहे हो। बाकी जमात से पूछें तो आपने दफातर में बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। जब मुख्तलिफ जमातें आती हैं, वो अगर मूव करती हैं एक हल्के में, तो फिर वो नजर आते हैं। जब 3-4 जमातें जब मूव करेंगी तो उसका और माहौल बनेगा। जब एक ही जमात की मूवमेंट आपको नजर आएगी, वो और माहौल होगा। तो ये सूरत है। साहिब साहब, नून लीग के बयानिए में कोई अट्रैक्शन नजर आई है? मैं तो आपको पहले कह रहा था, जो मंशूर अभी तक मैंने क्या बयानिया क्या दिया है, वैसे क्या बनाया आप देखें ना, इकोनॉमी को स्टेबल करना है, नौजवान नस्ल को आगे लेके जाना है, पीपल्स पार्टी की तनख्वाहें, नौकरियां भी आएंगी, घर भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। वो
उन्होंने तमाम शोबा ज़िंदगी को हिट किया बिल्कुल ऐसा। और हर जगह पे जाकर उन्होंने कहा कि फैसिलिटेट किया जाएगा। जिस तरह बिलावल साहब ने मंशूर दिया कि तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, तलीम जो है वो आम हो जाएगी, बिजली का जो है वो मामला बेहतर किए जाएंगे, सस्ती बिजली मिलेगी, 12 एकड़ वाले किसानों को आप मुल्क को नवाज दो और वो आपको कह रहे हैं और अलीम नवाजेंगे। खान साहब ने जो IPP ने दिया उन्होंने भी यही कुछ है। जमात इस्लामी का जो है वो थोड़ा सा मंशूर हट के है, उसमें दो चीज़ें मैं उस दिन पढ़ रहा था बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो उन्होंने उसी तो फिर जमात इस्लामी में बोल नहीं उसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाहिए। देखे मजहबी जमातों से हम तो कोई ये नहीं करते। दूसरा उन्होंने कहा कि अकलीती जमातों हमेशा देखें, हमने यही देखा है कि बायस्ड होती हैं, थोड़ी सी सख्त होता है उनका बयानिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको अकलियत नहीं कहना, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो ये भी उनके मंशूर का हिस्सा ये है। तो चले अच्छी चीज। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मसला ये है कि जो मंशूर आ रहे हैं ना उसमें तो हमें यही लगता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और हम बिल्कुल सिपरा साहब को भी काम की जरूरत नहीं है, आप भी बिल्कुल घर वेले बैठे, बिजली का बिल भी जमा हो जाएगा, गैस के बच्चे भी पढ़ मैं जाएंगे। आपको बताऊं कुछ ज्यादा नहीं चाहिए लोगों को, लोग सिर्फ महंगाई का खात्मा चाह रहे हैं। दूसरा जो बुनियादी उसमें चीजें मेरा वो ख्याल दस्तरस में आ जाए ना, तालीम अच्छी मिल नूनी जाए, ने कहा सेहत कि अच्छी मिल जाए। 2025 तक पता नहीं कितने 10% महंगाई कम करनी है और कम कितने करनी, परसेंट जो है वो गुर्बत कम करनी है, कोई इस तरह का मंशूर दिया है। अल्लाह करे इस पे वो पूरा उतरे। और ये बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की जिसका लोग मुतालबा भी कर रहे हैं और एतमाद भी उसी पे करना चाह रहे हैं जो ये चीजें जो है प्रोवाइड कर लेकिन देगा, एक लेकिन चीज बड़ा है मुश्किल है ना, एक चीज है 8 फरवरी तक ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त बिकेंगी किस तमाम पार्टियों की। मजा तब आएगा जब गवर्नमेंट बनने के बाद इसी बयानियों को लेके आगे चला जाएगा। अगर ये 5 सही साल साहब फिर कौन किसको इस जानता है, बयानियों पे आप कौन रहेंगे। सी बातें कर अगर रहे हैं, फिर 5 साल बयानी है जाते हैं सारे वो। मैं ये श्योरिटी से कहता हूँ कि जो भी पार्टियां अपना मंशूर दे रही हैं अगले 5 साल उस पर अमल दरामद कर लेना, अगली हुकूमत उनकी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नमूनिया केसेस में देख रहे हैं जी मुतवातर इजाफा हो रहा है और अस्पतालों से खबरें ये आ रही हैं। पहला तो हल इसका यही है कि आपने एहतियात करनी है, हर सूरत एहतियात करनी है। शाहिद सिप्रा साहब देखें, सर्दी जो आने वाली होती है वो भी ख़तरनाक होती है बच्चों के लिए, और जो जा रही होती है जब उस वक्त भी यही होता है। अब चूंकि 2 दिन से मौसम चेंज हुआ है तो लोग अब ये समझ रहे हैं कि सर्दी जा रही है, हालांकि माह फरवरी जो है वो सर्दी का मौसम है, इसमें सर्दी रहनी है। हाँ, ऑलमोस्ट इसलिए फरवरी तक तो हाँ, आपको इसलिए हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो हैं हम भी उनको कहते हैं कि धूप निकल आई, आप उनको छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें जो ठंडी हवा चल रही है वो उनके लिए नुकसान बच्चों ने का नाक बायस के बन थ्रू, सांस के थ्रू अंदर लेके तो इसलिए पसलियों को हवा लगना हम बचपन में सुनते थे, जो माएँ कहती थी, तो आज भी वही है ना कि ये नमूनिया क्या है कि वो आपको हवा लगी और उसकी वजह से बुखार हो गया ये सारा। इसलिए मेरे ख्याल में एहतियात करने की ज़रूरत है। आप देखें ये कोई 15-20 दिन से तो ऐसी कैंपेन चल रही है कि नमूनिया के इतने बच्चे आ गए, इतने लोग जो हैं वो इस दारे पानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली सर्दी ही इसकी वजह है। हाँ, तो सर्दी से जब हम लोग बचेंगे या बाकी अपने जितने भी लोग हैं या बच्चे हैं उनको बचाएंगे तो मेरे ख्याल में मामला सुधर जाएंगे। बिल्कुल। अब दूसरी बात रह जाती है कि हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है, तो वो तो आपको पता है निगरान वज़ीर आला जिस तरह करवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के मामला जिस तरह चल रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट, हाँ कहीं पे कोताही होती है तो उसका नोटिस लेकर उसकी इंक्वायरीज भी की जाती हैं। बुनियादी तौर पर हर आने वाले शहरी की ये ख्वाहिश होती है कि उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएँ, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस तरह उसको फोकस किया है तो शायद किसी न किसी हद तक उनको वो सहूलतें मिलती हैं और उसका मामला चलता है। इसलिए इसको हम बना दें कि नमूनिया जो है वो एक वबा की सूरत हाल अख्तियार कर दी, वो मुझे नहीं समझ आती कि आप उसको वबा कह सकते हैं या वो इस तरह फैल रहा है कि वो आगे चलता जा रहा है। माजी में ऐसी बीमारियां आई हैं, पर्सन टू पर्सन तो नहीं आई, एक से दूसरे बंदे में तो नहीं हो रहा है। इसका एक ही रीजन है कि जहाँ कहीं आपने एहतियात नहीं बरती, बच्चे को सर्दी लग गई और फिर ये सिचुएशन होती। साहिब साहब ये अजमत ने खबर दी है नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। मेरा ख्याल है 258 बच्चे इसी का डाटा है, उनकी डेथ हो चुकी है अब तक। खतरे की घंटी तो कब की बज चुकी है, अब तो मेरा ख्याल है क्लाइमेक्स है। बल्कि अब तो ये डिक्लाइन की तरफ आ रहा है ना, मौसम बेहतरी की तरफ आ रहा है। अब इसमें मेरा ख्याल है इसको ये टिकर देनी चाहिए कि डेंगू ने खतरे की घंटी, अब डेंगू आएगा क्योंकि फिर वेदर चेंज हो रहा है तो इसमें फिर मच्छर आएगा। तो हम तो इसी चक्कर में लगे हैं, कभी कोरोना आ गया, कभी डेंगू आ गया, कभी नमूनिया आ गया। लेकिन बच्चों का ये है, बच्चे उस तरह बता नहीं सकते, उनमें सिम्टम्स ही आते हैं और कुछ लोग लापरवाही जब करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों की डेथ तक ये मामला चला जाता है।
अब मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा इशू है जिस तरह इसको हाईलाइट किया जा रहा है जी कि नमोनिया। ये तो रूटीन की बीमारी है, अगर इस पर फोकस किया जाए। वाहिद इसकी एक वजह है कि सर्दी लग जाती है, बच्चे को आप गर्म कपड़े पहनाएं, घर वालिदैन उसका प्रॉपर टेक केयर करें और उसको प्रॉपर ट्रीट करें। और उस तरह मैंने देखा है कई लोग जो हैं वो बाइक पे जा रहे होते हैं और इंतहाई शदीद सर्दी में सुबह पिछले दिनों में मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया कि बच्चे का मुंह बाहर निकला हुआ है। हाँ, तो उसमें तो जवान आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो सर्दी, तो आप बच्चे को उस तरह लेके जा रहे हैं तो उसके असरात तो उस पर आएंगे ना, फिर चाहे वो नमूनिया की सूरत में आए उसका। बिल्कुल। सो अस्पतालों से तो यही चीज़ दूर रख सकती है कि आप सिर्फ एहतियात करें, और मौसम में तो बेहतरी आ ही रही है लेकिन अभी भी स्टिल एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कीजिए। अब ये ना हो मौसम में तब्दीली आ रही है तो हम बच्चों के कपड़े थोड़े से कम करना शुरू कर दें, स्टिल बच्चों के लिए सर्दी अभी भी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और शहर का बहुत बड़ा मसला जूं का तू है, ऑपरेशन भी इसके खिलाफ हुआ, बाकायदा मुहिम चली, लेकिन तजावुजात शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, संडे को ये लाजमी होता है, इतवार बाजार लगते हैं, मॉडल बाजार लगते हैं, और उसके बाहर जो तजावुजात कायम कर दी जाती हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि एक आधे दिन के लिए मॉडल बाजार लगते हैं, आवाम की सहूलत के लगते हैं, लेकिन उसमें वो बेहंगम पार्किंग और जिसका जहां मर्जी जो दिल करता ठेला लगा लेता है ना, वो अंदर तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। शायद इतवार को तो तजावुजात चल भी जाते हैं, इतवार का कोई असर, इतवार को रिपोर्टर के पास भी कोई काम नहीं होता, तो जिले इंतजामिया के पास क्योंकि इतवार बाजार लगाए भी तो आप लोग आपके मेन मार्केट्स बंद होती हैं, उनके सामने आपके रेडी बांध खड़े हो जाएं, अपना कारोबार कर लें। वो तजावुजात असल होती है वर्किंग डे में। ये अभी मार्केट खुल रही है ना इस वक्त, उनके सामने जो फुटपाथ है उस पे कौन सा टेबल लगा के कौन सी दुकान सज रही है, उसके सामने किसको किस तरह बिठाया जा रहा है, असल तो तजावुजात वो है। का मसला आपका हर जगह पे है। आप सर्कुलर रोड की बात करें, शालम मार्केट की बात करें, इचरा की बात कर लें, धर्मपुरा की बात कर लें, बागबानपुरा की बात कर लें। लोगों का आपने जिक्र किया ना, इनके आगे तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए। ये देखे ना, कुछ भी नहीं है, पार्किंग आपकी मेन शाहराहों पे हुई हुई है। इसमें एक मंतक है ना, संडे को बिल्कुल इनका काम होता है ऑफ, जिस तरह सिपरा साहब की छुट्टी होती है। और यकीन माने कभी संडे को उन सड़कों से गुजरना होता है ना, तो हैरानगी होती है कि इतनी खुली सड़कें। तो ये देखें, अब चूंकि रेट्स और तरह के होते हैं ना, आज से देखें स्कूल खुल गए, ऑफिस खुल गए, बाजार मार्केट्स खुल गई, फिर वहाँ पे जो तजावुजात है उनके रेट ज़रा हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये जानबूझ के नहीं करते, वहाँ पे मंथली बेहतर आती है या हफ्ता बेहतर आता है। तो वो इतवार के रोज़ ऐसे ही रैंडम लोग आ जाते हैं, रेडी लगा लेते हैं, फिर उनसे जो दिहाड़ी लग सकती है वो होती है, लेकिन होता दिहाड़ी का काम है, ये मुझे कंफर्म पता है। और तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन अगर दिल से करें, अगर ये अच्छे तरीके से करें, तो उसके बाद वो रेडी भी वहाँ पे नहीं लगेगी, कोई दुकानदार भी आगे ठेले वाला नहीं खड़ा करेगा, या कोई फुटपाथ पे किसी जगह पे कब्जा नहीं करवाएगा। लेकिन ये होता सारा मिली भगत सी है, और ये ज़्यादा इसलिए इतवार को करते हैं क्योंकि एक निशानदेही भी हो जाती है। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल भी जाते हैं कि बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है ज़िली इंतज़ामिया। मसला तो ये है कि अब देखें जाके, अब स्कूल्स के बाहर, दफातर के बाहर, मार्केट्स के बाहर, और जहाँ पे भी हो सकता है आपको हर फुटपाथ पे तजावुजात नज़र आएंगी, हर सड़क पे नज़र आएंगी। वहाँ से आपके डीसी भी गुजरती हैं, एसी साहबान भी गुजरते हैं, जो छोटा अमला है वो भी गुजरता है। तो मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ पे आज ऑपरेशन हो रहे हैं ये इलाकों में, यहाँ से आप चीज़ें हटाएं, तो वो उनके पक्के कस्टमर हैं। तो जो हमारी तरह के नले लोग हैं वो इनके काबू आ जाते हैं, उनकी रेडी भी उठा लेते हैं, उनके वो सब्ज़ी भी उठा लेते हैं। मसला तो ये है कि जो पक्के काबज़ लोग हैं, जो फुटपाथ पे, जो सड़क पे, या वो दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकान के आगे पक्का किसी का वो थड़ा लगवाया है, उसको हटवाया जाए, फिर आपकी तजावुजात ख़त्म होंगी। और तजावुजात आपकी इसलिए भी ख़त्म नहीं होंगी कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि रेडियो फलां जगह पर मैकेनिज्म नहीं है। सीएम साहब जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, 2-3 दिन वो हुआ, उसके बाद ये सिस्टम सारा रुक गया। तो आप देखें कि हमारे सीएम साहब कितने एक्टिव हैं, हर काम करवा लेते हैं। तजावुजात माफिया इतना मजबूत है कि एक दफ़ा जाके फिर वो चीज़ें उनको रोकना पड़ गई। तो शहर में तजावुजात ही तजावुजात नज़र आती हैं, ये जो मर्जी कर लें, डीसी साहबा, एसी साहबान। असल में ना आपके तजावुजात ऑपरेशन पे दो पहलू हैं ना। एक पहलू तो जो साई साहब जिक्र कर रहे हैं कि आपने किसी की रेडी पकड़ ली, या उसका कुछ बना हुआ है पकाने के लिए या खाने की चीज़ें रखने के लिए उन्होंने पकड़ लिया।
अगर तो वो वापस नहीं करते तो फिर हम लोग बात करेंगे कि गरीब आदमी की रेडी उठा ली, उसका रोजगार जो है छीन लिया। अगर वो वापस करते हैं तो वो मिली भगत से करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते। तो जब वापस चली जाती है तो फिर वो एक ऐसा बयानिया बनता है, एक ऐसी चीज सामने आती है कि आज सुबह पकड़ा है, शाम में तो रेडी वापस आ जानी है। तो फिर लोग बात ही नहीं आते। या तो मुस्तकिल बुनियादों पे इस तरह का किया जाए। और देखें, जो ये जिक्र कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑपरेशन किया लेकिन उसके बाद रोक दिया। मुझे बताएं साई साहब, आप रेडी बांध जितने हैं और मेन शाहराहों पे जितने आपको नज़र आते हैं, आज उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो जाए, सबसे चीज छीन ली जाए, तो फिर क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, ये ज्यादा लोग परदेसी हैं, ये बाहर से आकर लोग यहाँ पे अपना छोटा छोटा रोजगार करते हैं। इसलिए दूसरा पहलू देखें तो हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, लेकिन अगर उसका टॉप प्रायोरिटी पे या तरजीही बुनियादों पे देखें तो ये नहीं होना चाहिए। तजावजात नहीं होनी चाहिए अहम शाहराहों के सामने, या उनकी ब्लॉकिंग जो सिस्टम जो बन जाता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चूंकि हमदर्दी वाला पहलू डोमिनेंट आ जाता है, इसलिए फिर तजावजात भी लगती हैं और लोग जो है मुश्किलात का शिकार भी रहते हैं। ये वजह है। सो इसके लिए अब क्या करना है आपको कि ये माफिया तो कंट्रोल से बाहर है और हम देखते हैं कि ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। हम लोग खुद भी ऐसे करते हैं कि जी जहां मर्जी गाड़ी या बाइक जो है वो पार्क कर दी, कहीं ना कहीं जहां आप दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मसला हमारे अपने एंड से भी है, क्योंकि हम दूसरों पे तनकीद करना हक समझते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते कि हम अपना हिस्सा भी डालें। अब जो मैं खबर शामिल करने वाली हूँ ये तो अल्टीमेटली हमारी अपनी गलती है। अच्छा जी, कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन के अहकामात हैं। कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमे के बजाय गाड़ी मोटरसाइकिल को थाने में बंद कर दिया जाएगा। अच्छा इकदाम है साहिद साहब? ये अच्छा इकदाम है। इसकी वजह ये है कि जो कम उम्र बच्चे जितने भी हैं उन पे जो पर्चे हुए हैं उनका कैरियर, फिर आपके पुलिस वाले पैसे लेंगे, गाड़ी वो मोटरसाइकिल तो वैसे नहीं लेते, वैसे नहीं लेते, वो तो मुकदमे की सूरत में भी लेते हैं। मुकदमे की मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सिर्फ बेटे को वन वे की वायलेशन पे पकड़ा गया, पर्चा हो गया, पर्चे के बाद पुलिस ने उसको थाने बिठा लिया। वो सुबह बेल होनी थी उसकी, तो एक रात के लिए 40,000 रुपये थाना गुलबर्ग में दिए थे। अब अंदाजा लगा लें तो रेट इतने बढ़ जाते हैं। जब सख्ती होती है तो पुलिस की चांदी भी होती है। मैंने कोरोना के दिनों में देखा कि फी बाइक जो था वो 1,000 रुपया लेता था एक SHO, उसने एक महीने में 30 लाख रुपए सिर्फ बाइकर से लिए थे। अंदाजा करें आप। तो ये इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों का कैरियर जो है वो महफूज रह जाएगा। कोई किसी को नहीं, ये FIR होना तो बहुत ही मतलब ठीक है, हमारा कल्चर ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है यहाँ पे, चूंकि उस तरह साहिद साहब स्टिल गली मोहल्ले में आपको छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते मैं यही कहने लगा कि देखें ना, सबसे बड़ा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वालिदैन की भी मजबूरी है, वो बिल्कुल इसकी हम हौसला शिकनी करते हैं ना, इसकी बिल्कुल हौसला शिकनी करते हैं। लेकिन आपकी सोसाइटी में ये कल्चर है कि बच्चे यहाँ पे स्कूल बाइक लेकर जाते हैं। आप यकीन माने किस गली से किस टाइम कौन सा बच्चा बाइक लेकर निकला है नहीं पता होता, और बहुत ज्यादा ये नुकसान का बाइस होता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी में ये चीज़ मौजूद है। ये चाहे आप जो मर्जी कर लें, आप खुद ही बता रही है ना, हर गली में ये है। लेकिन ठीक है, पुलिस इस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले, गाड़ी और बाइक बंद कर दें, बच्चे के वालिदैन को बुला के उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ना, जिन्होंने गाड़ी दी है, जो इस चीज़ का या हादसे का बायस बन रहे हैं। तो पुलिस इस पे एक्शन लेगी, कम से कम बच्चों का जो मुस्तकबिल है, अगर आपने बाहर भी जाना है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को FIR का मतलब भी नहीं पता कि FIR दर्ज हो जाए तो नुकसान क्या होता है। नुकसान ये है कि आपका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में डाटा आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और नाम निकल ही नहीं सकता, नहीं निकल सकता। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उस पर उसका ID कार्ड आ गया, गलत किसी XYZ पे पर्चा हुआ, ID कार्ड नंबर उसने हमें गलत लिखवा दिया, वो बेचारा बाहर बैठा, वो पूरा मुझे 8 माह लग गए वो उसको डिलीट करवाने में। वो अगर आपका FIR प्रॉपर हुई है आपके नाम पे तो आपका नाम निकल ही नहीं सकता। तो फिर आप देखें ना, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहेगा, नौकरी करना चाहेगा, आप तो प्राइवेट सेक्टर पे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐसे ही है। एक कमेंट चाहिए शाहिद सिप्रा साहब, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। देखें शाहिद साहब जो जिक्र कर रहे थे ना कि सोसाइटी और वालिदैन की मजबूरी है, तो वो तो एग्जिस्ट करती है। जब हम बचपन में थे हमारे भी यही मसाइल थे, छोटी एज में हम भी खुद स्कूल जाया करते थे। आज भी वालिदैन उस तरह नहीं पहुंच पाते कि अपने बच्चों को जो है वो भेजें या उनके लिए कुछ इस ट्रांसपोर्टेशन का करें। उनकी ख्वाहिश होती है कि एक बच्चा जो है वो बाइक चलाने के काबिल हो गया तो अपने दीगर जो भाई उसके हैं उनको लेकर जाएगा, बहन भाइयों को, इसलिए। लेकिन ये वालिदैन की जिम्मा, हाँ अगर वो वैसे निकलते हैं
और सैरो सियाहत के लिए या बाइक चलाने के शौक में निकलते हैं तो फिर ये तो मेरे एज ख्याल ऐसी में होती है ना कि आपने अच्छा स्कूल कॉलेज जाने के लिए बाइक दी तो फिर बच्चे का हाथ खुल ही जाता है। नहीं, आप देखें ना, इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में है या वो जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी सख्ती कम होनी चाहिए, फिर तो वो मजबूरी है। नहीं, लेकिन ये एकदम अच्छा है कि FIR का ऑल्टरनेट आपने ढूंढा, ये बिल्कुल अच्छा है। बाकी दोनों सूटों में पुलिस की तो चांदी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करती हूँ। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने मोटरवे पर सफर करना होता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा आपने कि शहर में शदीद धुंध थी, बल्कि जीरो विजिबिलिटी वाली धुंध भी रही। अब क्योंकि मौसम में कुछ तब्दीली 2 दिन से आई है तो कंपैरेटिवली सर्दी की शिद्दत कम हुई है, लेकिन मोटरवे पर सफर करने वालों को अभी भी धुंध का सामना हो सकता है। शाम के औकात में, लेट नाइट आवर्स में जिन्होंने सफर करना है या अर्ली मॉर्निंग, सो खुली जगहों पर धुंध होती है। ऐसी में आपके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है, अगर आपने रात के टाइम सफ़र करना है या अर्ली मॉर्निंग करना है तो आपको किस तरह से एहतियात बरतनी है, गाड़ी की फिटनेस कितनी मैटर करती है। मोटरवे पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना, सीट बेल्ट की पाबंदी करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप पाबंदी नहीं करते हैं, लाइन लेन की पाबंदी नहीं करते, तो इस सूरत में हैवी जुर्माने किए जाते हैं, बल्कि जुर्मानों की शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। सो अगर आपने मोटरवे पर सफर इख्तियार करना है तो खुसूसी गाइडलाइन क्या है, आज के शो में हम ये बात करेंगे जी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूंगी, DIG पुलिस हैं जी सैयद फरीद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई मस्ट से कि ये जो गुज़िश्ता दिन थे आपके लिए भी चैलेंजिंग होंगे क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा थी, कैसे मैनेज करते हैं फिर? जी, हमारा फॉग को मैनेज करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम सारा अपना प्रोग्राम विजिबिलिटी के मुताबिक रखते हैं। ओके। कि विजिबिलिटी जिस तरह रिड्यूस होती है, हमारी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती हैं। विजिबिलिटी 100 मीटर से ज़्यादा हो तो आमतौर पे हम मोटरवे बंद नहीं करते, लेकिन जिस तरह कम होती जाती है हम बंद करना शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम गाड़ियों का कॉन्वॉय बनाते हैं। ठीक है। जिसके ऊपर एक कॉन्वॉय के आगे और पीछे हमारी मोटरवे गाड़ियाँ लग जाती हैं और वो उनको फॉग वाले इलाके से निकाल देती हैं। सही। दूसरा, फिर जब विजिबिलिटी और कम हो जाए तो हम फिर मोटरवे कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स जान की हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और ये आपने भी देखा है कि जब भी एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता फॉग से हो तो वो फिर एक चेन एक्सीडेंट होता है, वो फिर 1-2 गाड़ियाँ नहीं होती, वो फिर एकदम ही कोई पता चलता है कि 20-25 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, जान का हमारे नुकसान ही बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बेहतर है कि हम फॉग में वो बंद करें। अच्छा, एहतियात के बावजूद, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे अपडेट करते रहते हैं कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, खोला गया है, ये हालिया फॉग के दौरान एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए क्या? नहीं जी, ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारी मोटरवे पुलिस की बहुत अच्छी कारकर्दगी ये तो क्रेडिट जाता है फिर आपको कि ड्यूरिंग दिस सीजन हमारा 0 एक्सीडेंट था। दैट्स रियली ग्रेट। ये तो फिर बहुत ज़बरदस्त आपकी प्लानिंग हुई ना, तो ये तो आपको बिल्कुल क्रेडिट जाता है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, स्टिल फॉग मोटरवे पे तो सामना रहेगा, ऑल्दो ये 2 दिन से क्योंकि अल्लाह ताला का करम हुआ, बेहतरी आई है मौसम में, सो मोटरवे पर जिन लोगों ने सफ़र करना है फॉग की सूरत में, गाड़ी की फिटनेस, क्या क्या चीज़ें, ऐसी गाइडलाइंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो है कि जिससे भी ट्रैवल करना है मोटरवे पे फॉग के लिए, वो इन्फॉर्मेशन ले ले कि फॉग कब है और कब नहीं है और फॉग कितनी है। इस इंफॉर्मेशन लेने के 2 बेसिक सोर्सेज हैं। एक तो हमारी अपनी एक ऐप है मददगार 130, उस पर जो भी मोटरवे पे ज़्यादा सफ़र करते हैं मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने फ़ोन पे रखें, बिकॉज़ फॉग के अलावा भी जितनी भी सर्विसेज मोटरवे पुलिस ऑफर कर रही है वो सब की सब उसके थ्रू वो ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता ऑन द मोटरवे आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप उस ऐप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बेहतर है कंपेयर टू के आप कॉल फ़ोन देखें, बिकॉज वो डिस्टेंसेस पे होते हैं। तो ऐप के थ्रू आप एकदम कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी जिन लोगों का फ्रीक्वेंटली मोटरवे पर सफर करने का इत्तेफाक रहता है या जिन्होंने आना जाना शहर से बाहर ज्यादा होता है, वो एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर लें। ठीक है। हर किस्म की इंफॉर्मेशन
अबाउट द मोटरवेज उसके ऊपर मौजूद अगेन एप्लीकेशन का नाम आप, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप स्क्रीन पे भी प्लीज चला दीजिएगा। ये है हमसफर 130 ऐप है हमारी, ठीक है। मोटरवे की, उसको जरूर डाउनलोड करने अपने फोन पे रखें, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उससे मिल जाती है। ऑब्वियसली इस पे फिर अपडेट्स भी जो आपकी आती अपडेट जाती सारी की होंगी। सारी, और अब इसमें हम फॉग की अपडेट भी देते हैं, ठीक है, चलें जी, ये यानी तो कि जो बहुत भी अच्छा फॉग की होगा। अपडेट है वो उसके ऊपर आ जाती है। सही। सो अब फॉग की सूरत में अगर आपने सफ़र बहुत ज़रूरी करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? जी, सबसे पहले तो आप टाइम देखें, और जहाँ फॉग ज़्यादा है तो मेरी एडवाइस ये है कि प्लानिंग अपनी इस तरह करें कि आप उस टाइम पे ट्रैवल ना करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, आपकी सुबह मीटिंग है 8 बजे, तो सुबह ना ट्रैवल करें, एक दिन पहले ट्रैवल करें। और जो हमारा मार्जिन ज़्यादा टाइम का ज़रूर रखें ताकि अगर कोई देर सवेर भी हो जाए तो आपका। और हमारा जो फॉग का आमतौर पर टाइम होता है वो होता है रात को 8-9 बजे से सुबह 10 बजे तक। ठीक है। तो इस टाइम में ट्रैवल ना करें, ठीक है। क्योंकि अगेन जान आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे पीछे कर लें या मुतबादल रास्ता यूज़ कर लें वो ठीक है, लेकिन मोटरवे पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सीरियस होता है, वो पाइल अप होता है, वो छोटा एक्सीडेंट नहीं होता, जिसमें जानी और माली दोनों नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड, अगर बहुत ही ज़रूरी है तो फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाएं गाड़ी में, और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा ट्रैवल करते हुए अपना शीशा थोड़ा सा नीचे रखें, ठीक है। ताकि उससे विजिबिलिटी बढ़ेगी, और ख़ास तौर पे गाड़ी के अंदर जो शीशे फॉगी हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे, तो शीशे को नीचे रखें। और अगर ब्रेक मारनी है तो एकदम ब्रेक ना मारें, क्योंकि उससे अगेन एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको नज़र नहीं आ रहा, वो आपकी गाड़ी में आके लगेगी सीधी, और इससे एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। ये कुछ हैं। और स्पीड ऑफ कोर्स आपने बहुत कम रखनी है। अगर आपने फॉग में ट्रैवल करना है, आमतौर पर तो वैसे अगर फॉग ज़्यादा होगी तो मोटरवे पे आपको हम आने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आप आ गए हैं, फॉग बढ़ गई है, तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर गाड़ी आपने रोकनी है तो ये ध्यान करें कि गाड़ी जो शोल्डर है उसके ऊपर रखें, और अपनी हैजर्ड लाइट्स उस वक्त ऑन रखें ताकि दूर से विजिबल हो कि आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है। बीच में खड़ी करेंगे या थोड़ा सा अगर शोल्डर पे भी अंदर की तरफ खड़ी करेंगे तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी फॉग की सूरत में, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी टाइमिंग ही ऐसी मैनेज कीजिए कि धुंध वाला टाइम ना हो, ताकि किसी भी परेशानी से आप लोग भी महफूज रहें और अपनी मंजिल पर आप बाहिफाजत पहुंच सकें। अब इसके अलावा मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए गाइडलाइंस क्या हैं? अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी का फिट होना, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए? सर, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, ऑफ कोर्स मोटरवे के ऊपर एक स्पीड लिमिट है, और ये मेरे ख्याल में कम लोगों को पता है कि एक हमारी मिनिमम स्पीड लिमिट भी है। ठीक है। यानी कि बिलो 65 आप मोटरवे पे गाड़ी नहीं चला सकते। कुछ लोग बड़े आराम तसल्ली से जा रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली, वो मोटरवे पे नहीं हो सकता। और ऑफ कोर्स मैक्सिमम लिमिट इज 120। अच्छा, हर जगह मैक्सिमम लिमिट डिस्कस होती है, मिनिमम वाकई कभी किसी ने नहीं इस तरह से। तो अगर आपकी गाड़ी मिनिमम लिमिट को मीट नहीं करती तो फिर भी मेरी एडवाइस ये है कि आप मोटरवे पे ना आए। जुर्माना तो नहीं होता उस सूरत? इसका भी चालान है। अच्छा। जी जी, इसका भी चालान है, इसका भी जुर्माना हो सकता है। वाह, बिल्कुल हो चले, सकता है। कम स्पीड पे भी जुर्माना होगा, ये मैंने पहली दफा सुन लिया। जी जी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हर जगह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। स्पेशली गाड़ियों के टायर्स का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि हमने जो अपनी स्टेटिस्टिक्स निकाली हैं उसमें टायर बर्स्ट एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कि टायर बर्स्ट हो जाए उससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो फिर आप जब हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो वो एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट होता है। वो आपकी गाड़ी बिल्कुल गलती हो जाती है, बहुत अगेन सीरियस है। सेकंड, ख़ास तौर पे अगर रात को या अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि आपकी नींद पूरी है। ये हम खुद भी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है विद द बसेस, या जो हम जिनको पब्लिक सर्विस व्हीकल्स कहते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ, उसकी हमारी अपनी एक्टिविटी एंटी डोजिंग एक्टिविटीज़ चलती हैं रात को ख़ास तौर पे, कि हम ड्राइवर्स को उतार के रोक के उनको चाय पिलाते हैं
अच्छा। उनका मुंह धुलवाते हैं और इसके अलावा उनको च्युइंगम्स भी देते हैं। और एक ख़ास तौर पे हमने शुरू किया हुआ एक एंटी डोजिंग डिवाइस है अच्छा। जो हम उनको देते हैं कि वो ख़ास तौर अपने कानों में रखें कि जब भी कोई इनका सर ऐसे से हिलेगा तो एक पिंग करके आवाज़ आएगी, इससे वो हो जाएंगे, अच्छा। जाग जाएंगे या अलर्ट हो जाएंगे। ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं। लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं ऑफ कोर्स उनके साथ ये एक्टिविटी नहीं हो रही, उनसे मेरी एडवाइस ये है कि अपनी नींद पूरी करके निकलें। ठीक है। इस तरह कुछ सीरियस इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अगेन ये जिस तरह हमने पहले बताया कि टायर बस के अलावा जो मेजर सोर्स ऑफ एक्सीडेंट्स मोटरवे के ऊपर है वो यही है कि जो जिनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी। नहीं, आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आप बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं तो चले एक ऑल्टरनेट आपके साथ ड्राइवर होना भी जरूरी है। जी, मैं आपने बिल्कुल सही कहा। और ये हम इंश्योर भी करते हैं इन ऑल द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कि उनके अगर 4 से 5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है, जिस तरह कराची से पेशावर का सफ़र है, कराची लाहौर का सफ़र है, तो उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में कम से कम 2 ड्राइवर हों या किसी जगह पे उनका ड्राइवर चेंज हो। ये हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं और ये हमने जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी उनके साथ में इंश्योर करवाया हुआ है, वो डाटा भी हम रखते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने मोटरवे पर सफ़र करना है उन्होंने तो इसका ख्याल रखना ही है। स्पीड का जिक्र किया, मैक्सिमम मिनिमम का भी आपने ख्याल रखना है। अब सफ़र के दौरान कुछ लोग बड़े आराम से मोबाइल करते हैं और करते ही चले जाते हैं। कुछ लोग हमें बहुत ही मसरूफ़ नज़र आते हैं, अच्छा जी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, गाने शाने चेंज कर रहे हैं। ऐसी सूरत में भी हमने हादसात होते देखे। आप डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा हो जाए। इसके साथ साथ सीट बेल्ट पहनना कुछ लोग ज़रूरी समझते ही नहीं है। शहर के अंदर तो हमने बहुत देखा है, वो लोग मोटरवे पे जब जाते हैं वो इस चीज़ की पाबंदी कर लेते हैं, करनी भी चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो हमने सुना है सर जुर्मानों की शरह डबल कर दी है, उसकी रीज़न क्या है? जी बिल्कुल डबल कर दी है हमने, बल्कि कुछ जगह पे हमने उससे भी ज़्यादा कर दी। अच्छा, डबल से भी ज़्यादा है। और डिटरेंस के लिए कि लेट से पहले ओवर स्पीडिंग पे जो चालान होता था जिसकी हमारी शरह 700 रुपये थी, उस पे इतनी डिटरेंस नहीं थी जो कि अब है। और रिजल्ट भी हमें ये आया है कि बहुत ज़्यादा वॉयलेशंस कम हो गई। सही। जब से हमने ये जुर्माने बढ़ाए हैं वॉयलेशंस कम हुई हैं। ये हमारा जो डाटा हमें खुद शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि वो चले फिर तो फायदा हुआ। फिर तो हम इसको खुशाइंद कहना चाहिए कि चलिए अच्छी चीज़ है कि आपने जुर्मानों में। हम तो यहाँ पे भी कहते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी ये लाजमी करना चाहिए कि लोग कवानीन की पाबंदी करें। इसके लिए चाहे आपको हैवी जुर्माने करने पड़े। सैयद फरीद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत ज़रूरी है एक चीज़ अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, वो है लाइन और लेन की पाबंदी। किस तरह से इस चीज़ की पाबंदी ज़रूरी है सफ़र करने वालों के लिए? जी, लेन की पाबंदी बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं जिसको हम M2 मोटरवे कहते हैं, उसमें 3 लेन्स हैं और उसमें अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड करें तो फर्स्ट लेन में पब्लिक सर्विस व्हीकल या स्लो मूविंग गाड़ियों के लिए है, सेकंड इज़ फॉर नॉर्मल ट्रैफिक, ठीक है, और तीसरी लेन है ओवरटेकिंग के लिए। ठीक है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। काफ़ी लोग में मुशाहिदे में आया है कि वो जो थर्ड लेन है ज़्यादा उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ी उसमें, तो वहाँ ओवरटेकिंग का मसला आ जाता है और ये एक्सीडेंट्स का भी बायस बनती है। इसी तरह ये फॉर द पब्लिक सर्विस व्हीकल या ट्रक्स या बसेस के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी लेन चेंज ना करें, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि ओवरटेकिंग के लिए सेकंड लेन में आके ओवरटेक कर वापस चले जाएं। लेकिन उसके अलावा ये हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी करते हैं कि इसके अलावा वो अपनी लेन चेंज ना करें, बिकॉज उससे पूरी की पूरी ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब होता है। इस पर ऑफ कोर्स हम चलान भी करते हैं और इस पर फाइन्स भी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिन पे अक्सर ड्राइवर्स को मुश्किलात होती हैं। लेट्स सपोज आपका फ्यूल ख़त्म हो गया है, सो क्या ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है कि आप लोगों की हेल्प कर दें, उनकी गाड़ी तक फ्यूल का अरेंज हो जाए? जी बिल्कुल, हमारी
फैसिलिटीज़, हमारी जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ ट्रैफिक इन्फोर्स नहीं कर रही होती हैं, हमारा जो स्टाफ है वो सिर्फ ट्रैफिक इन्फोर्स नहीं कर रहा होता, उनका एक ये बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो लोगों को हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मोटरवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हर वक्फे के बाद हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आप उनको अप्रोच करें, वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे। इसके अलावा 130 हेल्पलाइन है हमारी। इसके अलावा मैंने पहले बताया कि हमारी ऐप है, इसके थ्रू भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मोटरवे पुलिस के पास या हमारे साथ जो डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं उन सब के पास, हमारे पास टो ट्रक्स भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं, या खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार है, हम किसी सब बीमारी का की सब सूरत- उसको बिल्कुल केटर फॉर कर सकते हैं। हम एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टो ट्रक भी, गाड़ी आपकी ख़राब हो जाती है उसको लेके जाना है, ऑफ रोड करना है, हमारे पास टो ट्रक है, टो ट्रक आ जाएगा। मोबाइल वर्कशॉप्स हैं जो आके आपको उस वक्त हेल्प भी कर सकते हैं। सही। इसके अलावा मैंने हेल्प की, आपने बात की, हम ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि लेट से आपका मोबाइल फ़ोन या आपका बटवा या कोई और चीज़ आप किसी सर्विस स्टेशन में भूल गए हैं और आप बताते हैं तो वो भी हम आपको रिकवर करके दे देते हैं। चलें, दैट्स रियली ग्रेट। ये तो और ये एक बहुत हमारी रूटीन की एक्टिविटी बन गई है। मोबाइल फ़ोन्स हमने बहुत उन्हें रिकवर करके दिया, बड़े महंगे मोबाइल फ़ोन्स। सिमिलरली ख़वातीन के बैग्स रह गए जिनमें उनकी ज्वेलरी वगैरह थी, वो उनको रिकवर करके दिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने की है कि कभी कभार बच्चे रह जाते हैं या कोई घर से नाराज़ होकर किसी फ्रेंड के उधर बैठ जाते हैं, तो वो भी हमने उनके वालिदैन के साथ उनको रीयूनाइट करवाया है। और ये भी अगेन हमारी एक बहुत रूटीन की एक्टिविटी बनी हुई है कि हम ये बहुत काम करते हैं। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर क्या मोटरवे पुलिस के पास मौजूद हैं? अगर किसी खातून के साथ कोई ड्राइव करते हुए मोटरवे पर कोई मसला हो गया तो उनको फैसिलिटेट किया जी, हमारी ख़वातीन ऑफिसर्स बिल्कुल मौजूद हैं और बड़ी एक्टिव हैं, फील्ड में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, हर जगह पे शिफ्ट में भी होती हैं, इवन नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। क्योंकि अगेन जिस तरह हमारा आधी पॉपुलेशन मुल्क की ख़वातीन की है, और अगर हम इनको फील्ड में नहीं लाएंगे तो हम अपनी आधी पॉपुलेशन को लूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम इंकरेज भी करते हैं कि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर ख़वातीन अप्लाई करें मोटरवे में, उनको अच्छी से अच्छी जॉब भी मिले और वो उस तरह हमारे साथ साथ काम करें। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, हम समटाइम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। गाड़ी चलाते चलाते थक गए तो हम कहते हैं जी तुम गाड़ी चला लो, अपने बच्चे को गाड़ी दे देते हैं। उम्र की हद क्या मुकर्रर है? अगर आप मोटरवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो एज क्या होगी? आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। विच मीन्स के अंडर 18 गाड़ी बंदा नहीं चला सकता। ठीक है। वो तो क्योंकि लाइसेंस बन नहीं सकता, लेकिन अगर जो अबव 18 भी हैं, जो एज वाइज क्वालिफाई करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो कितना जुर्माना होगा? मुझे एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको प्रॉब्लम भी नहीं बता सकता, लेकिन वो भी अच्छा इस खासा सूरत में जुर्माना है तो? हाँ जी, बिल्कुल है। हम लेकिन मैं आपको इससे एक चीज़ बता दूं कि जो हमने एक एक्टिविटी शुरू की हुई है, एंड दैट इज स्पेशली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, कि हम उनके ड्राइवर्स का भी डाटा अपने पास मेंटेन कर रहे हैं और उनकी वॉयलेशंस कितनी हैं वो मेंटेन कर रहे हैं। सर, लाइसेंस पास होना, आईडी कार्ड पास होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर आप कहीं भी ड्राइव नहीं कर सकते। अभी आप खुद ही देखें कि विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब भी एक बहुत बड़ी कैंपेन चली हुई है कि लाइसेंस बनवाएं, और अंडर एज ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। अंडर एज ड्राइविंग बहुत बड़े एक्सीडेंट्स का बायस बनती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मोटरवे के कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे जहां पर हादसा ज़्यादा होते हैं, जो आप समझते हैं कि चॉकिंग पॉइंट हैं, यहाँ पर मोहतात ड्राइविंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है? हमारा सबसे बड़ा पॉइंट जो खासतौर पर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे है वो है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज पे जो स्पीड लिमिट है उसको मेंटेन रखें। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ था। हमने उसके बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की है। यहाँ पे इवन हमारे जो अगेन बसेस हैं, हम उनके कॉन्वॉयज चलाते हैं। अब यानी वो उनको रोक लेते हैं, 5-6 बसेस को मिला के उनको कॉन्वॉय चला के उनको आगे करते हैं, ताकि वो चीज़
दोबारा रिपीट ना हो। इसी तरह जहाँ जहाँ पे मेरी एडवाइस ये है कि स्पीड लिमिट लिखी हुई है उसको फॉलो करें, उससे एक्सीड ना करें। अगर कहीं पे हमने स्पीड लिमिट कम करवा दी है, जो नॉर्मल 120 से कम करवा दी है, उसको प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि वो पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे बॉटलनेक्स हैं और जहाँ पे आपका ये एक्सीडेंट से ज़्यादा खतरा है। सही। सर, कभी वेदर की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, फॉग में तो हमने बात कर ली, बारिश वगैरह में भी रोड बड़े स्लिपरी होते हैं। जी, बारिश में बिल्कुल रोड स्लिपरी होते हैं और सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि एक तो स्पीड कम रखें और दूसरा अपनी ब्रेक्स को बार बार चेक करते रहें। और ब्रेक्स आप मोटरवे पे आने से पहले ब्रेक जरूर चेक करें। गाड़ी का आप पूरा मुआयना करा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने टायरों की भी बात की है। टायरों की, ब्रेक्स की। वीक टायर्स के साथ मोटरवे पे आना बहुत खतरनाक है। टायर बर्स्ट हो जाए, जैसा मैंने बताया कि हाई स्पीड है, बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने मोटरवे पर सफ़र करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अलबत्ता फॉग की सूरत में तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि हादसात फॉग की सूरत में किस तरह से हो सकते हैं। कोई खुसूसी मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें? मोटरवे हमने बनाई है एक सफ़र, एक आसान आरामदेह सफ़र के लिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम फैसिलिटेट करें आवाम को और हम उनको एक अच्छा सफ़र, एक यादगार सफ़र उनके लिए बनाएं। इसी तरह आवाम से भी गुजारिश है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, स्पीड को कम रखें और थोड़ा सा खुद भी जो होती है ना सेल्फ पुलिसिंग वो तरफ भी आए, जिस तरह स्पेशली ड्यूरिंग फॉग के ना ट्रैवल करें जब फॉग वाला टाइम है उसमें, और सारी चीज़ें। स्पीड लिमिट ख़ास तौर पे गाड़ी को चेक रखें, गाड़ी अच्छी कंडीशन में लेकर आएँ और स्पीड, अगेन मैं दोबारा कहूँगा स्पीड, क्योंकि 100 मसाइल का हल है। अगर आपकी स्पीड कंट्रोल है, किसी भी बड़े हादसे की सूरत में आपकी गलती है नहीं है, कहीं ना कहीं महफूज आप रह सकते हैं। सो अगर आप इन तमाम कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर आपको जुर्मानों का सामना होगा। इसलिए इससे महफूज रहने के लिए आप अगर मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, शहर के अंदर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, गारंटी आपकी अपनी जान की तभी है, आप बाहिफाजत अपनी मंजिल तक तभी पहुँच सकेंगे अगर आप मोहतात ड्राइविंग करेंगे। सो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ब्रेक होगी, हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम बात करने वाले हैं आवाम की पहुंच से सस्ता प्रोटीन, वाकई दूध इस सूरत में हो रहा है कि अंडों की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। कीमत इस कदर ज़्यादा है कि आम इंसान, चले हम पहले कहते थे गरीब की पहुंच से दूर है, अब ऑलमोस्ट हर कोई परेशान है कि 1 दर्जन अंडे अगर आज की कीमत बात की जाए तो 416 रुपये दर्जन में आज अंडे मिल रहे हैं। फार्मी अंडों की बात हो रही है। गोश्त अगर मुर्गी का देखा जाए तो उस पर हर रोज़ इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? ये सस्ता प्रोटीन जिसे कहा जाता है, ये आवाम की पहुंच से बाहर क्यों होता चला जा रहा है? कुछ इसकी रीज़न जानने की भी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन पंजाब है तारिक जावेद साहब, जिन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ती गई, हमने देखा कि अंडों की कीमतों में भी इजाफा होता चला गया, मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा होता चला गया। ब्रेक नहीं लग रही, इसको वजूहात क्या हैं? देखें जी, पाकिस्तान की तारीख में जब जब इस सस्ती प्रोटीन के महंगा होने की बात आएगी ना, तो बात तारक बशीर चीमा साहब जो मिनिस्टर थे फूड सिक्योरिटी पे, उन पे जाके ख़त्म होगी। या जो भी अंडा महंगा मिल रहा है या मुर्गी महंगी मिल रही है, 350 रुपये किलो गोश्त वाला, जो 350 रुपये वाला गोश्त था वो 650 रुपये मिल रहा है। इन सब के पीछे सोयाबीन की जो बंदिश हुई थी, जो तारक बशीर चीमा साहब ने की थी, वही है। वो एक चेन जो मुर्गी की ख़राब हो चुकी है, प्रोडक्शन में कमी आ चुकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता से ही पूरी हो सकती है। तो इसके सबसे बड़ी वजह तो वो है कि इसकी प्रोडक्शन कम है। दूसरे, जैसे जैसे सर्दी आती है अंडे की मांग में इजाफा होता है, इस्तेमाल बढ़ता है। आपने देखा होगा लोग यखनी के साथ वैसे अंडे बॉयल करके बेचना शुरू कर देते हैं, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। तो चूँकि इसका रेट ही डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, उस वजह से इसका रेट बढ़ता गया। अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा तब्दील होगा, अभी 2-4 दिन बारिशें वगैरह सुना होनी है, तो उसके बाद फिर इसका रेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मुर्गी के गोश्त की बात है,
तारिक साहब मतलब अच्छा खासा इजाफा देखा गया ना अंडों की कीमतों में। वो मैंने वही बताया ना कि प्रोडक्शन में कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन फौरी तौर पे नहीं कि मिल को ओवर टाइम लगा लिया, ज़्यादा चला लिया तो पूरी, इसकी तो प्रोडक्शन जो है ना वो अपने साइकिल से ही पूरी जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आती है तो जब तक इसकी डिमांड में कमी नहीं होती, डिमांड में कमी होगी तो इसकी कीमत। अच्छा, वैसे इतने महंगे हो गए, डिमांड में कमी तो आई भी होगी जितनी महंगाई की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी 35 रुपए का तकरीबन एक अंडा है, तो जिसने अंडा खाना है ना वो 35 रुपए अभी कुछ ज्यादा नहीं समझता, तो अंडे लोग खा रहे हैं। और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए अंडे खाना जरूरी भी है, प्रोटीन की कमी भी पूरी करते हैं। तो ये अब ये नहीं कि अब इस प्रोटीन को हम सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि ये 35 रुपए का अंडा हो गया। ये एक मेडिसिन है, ये एक प्रोटीन है जो जरूरत है। रहा इतने महंगाई होने से देखें ना, गरीब बंदा जिसके घर में 8-10 लोग हैं उसके लिए फिर थोड़ा सा अफोर्डेबल। असल में महंगाई की जब भी बात आती है तो अंडा और मुर्गी ज्यादा डिस्कस होते हैं, हालांकि दूसरी चीजें इससे ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अगर आप उससे कंपैरिजन करें सब्जियों से, अब 250-270 रुपए किलो प्याज है, वो कभी भी डिस्कस नहीं होता। और अंडा और मुर्गी हमेशा डिस्कस होती है। उसकी वजह यह है कि ये लोगों की ज़रूरत है, लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हर सूरत में आनी होती है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर 35 रुपए का अंडा हो गया तो फिर खाना छोड़ देना चाहिए। चिकन और अंडा एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है, और इसको हम ग़िज़ा के साथ साथ मेडिसिन की तरह लेना चाहिए। शादियों का सीजन है, मुर्गी के गोश्त की कीमत में इसलिए भी क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो माफिया भी अपना किरदार अदा करता है और कीमतें बढ़ा देते हैं आज खुद भी। नहीं, ये लाइफस्टाइल का मामला है, इसमें कोई माफिया नहीं काम करता। इसको हम रोक नहीं सकते, इसको हम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें माफिया वाली बात बिल्कुल गलत है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि क्योंकि रेट होता ही डिमांड एंड सप्लाई पे है। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो ला महला इसका रेट बढ़ जाता है। और मुर्गी एक वाहद ऐसी चीज है जिसका रेट खुद ब खुद कम भी होता है, उसमें कोई गवर्नमेंट किरदार अदा नहीं करती। जैसी प्रोडक्शन बढ़ेगी इसका रेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा, और ये अपनी लागत से बहुत ज्यादा कम कीमत पे बेचना पड़ता है। अच्छा, कुछ जगहों पे रेट ज्यादा है, आप शहर की पोश इलाकों में चले जाएं और रेट है, हम एक रेट क्यों नहीं हर जगह पर? अच्छा खासा डिफरेंस होता है, उसकी रीजन क्या होती है? नहीं, उसमें यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो एक ही रेट मुतय्यन किया जाता है, लेकिन जो छोटी बड़ी मुर्गी है उसका रेट खरीद में डिफरेंस होता है। फिर कुछ लोग होलसेलर हैं जो डायरेक्ट फार्म से परचेज करके लाते हैं, वो अपना मार्जिन थोड़ा कम करके ज्यादा बेच के तो वो अपनी दुकानदारी ज्यादा बनाते हैं। सही। और एक इसमें छोटा सा और भी एक बुरा फेल है जो कम तोलने वाला। चंद लोग कम भी तोलते हैं मुर्गी में, जिसकी बारहा तो दफा हमने तो जो गवर्नमेंट की तरफ दिलाई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन ये छोटे और बड़ी मुर्गी का रेट का डिफरेंस होने की वजह से दुकानों पे रेट का फर्क होता है। सही। टुलिंगटन मार्केट से बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता चलती है कि जी फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की, मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद किया गया, ये मसला हुआ, ये मसला, उस पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? अच्छा, इस चीज़ की मैं वजाहत करना चाहूँगा। टुलिंगटन मार्केट से या कभी भी फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों का गोश्त की बात नहीं की, हमेशा मुर्दा मुर्गियों की बात की है। और वो मुर्दा मुर्गियां वो होती हैं जो गाड़ियों में मर जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, और उनको तलब किया जाता है, वो गोश्त नहीं बनाया जाता। आपने जब भी तस्वीरें देखी होंगी मुर्गियों की देखी होंगी कि वो मरी हुई मुर्गियां पंजे समेत, खाल समेत, गोश्त कहीं भी मुर्गी का मुर्दा मुर्गी गोश्त कहीं भी नहीं बनता। या नहीं जी, उनको मुर्दा मुर्गियों को दुकानों पे सप्लाई तो किया जाता है? नहीं, वो दुकानों से इकट्ठी की जाती हैं और फिर उनको रेंडरिंग प्लांट्स तक भेज दिया जाता है। वो गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं है। सही सही। अच्छा जी, आप कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं टुलिंगटन मार्केट में कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, रूटीन आपकी मॉनिटरिंग क्या सिस्टम है? टुलिंगटन मार्केट में एसोसिएशन बाकायदा वहाँ पे काम कर रही है, वो इस चीज़ पे पूरा नज़र रखती है। बल्कि डीसी साहब की तरफ से हमें अलाउ किया जाता है कि फलां बंदे इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि वो इनको अपनी निगरानी में इकट्ठा करें और वो इनको रेंडरिंग प्लांट्स तक पहुँचाने का बंदोबस्त करें। तो वो बाकायदा डीसी साहब की मतलब हुक्म के जरिए वो एक जगह पे इकट्ठी की जाती हैं, उनको फिर बाकायदा मुनासिब तरीके से। हमें वाइंड अप करना है, शहरियों के लिए खबर क्या है, कब अंडों के रेट कम होंगे और कब चिकन के रेट में कमी? देखिए, अंडे के रेट तो अभी चलेंगे, जो चिकन के रेट हैं वो 15 फरवरी से बतदरीज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अवाम के लिए तो बेहतर ही हम कहेंगे कम होने को, और के लिए वो फिर पहले वाली सतह पे आने का। और 15 फरवरी तक अंडों के रेट में कोई कमी नहीं आएगी? हाँ नहीं, 15 फरवरी तक अंडों के रेट में भी नहीं कमी, और चिकन के रेट में भी बहुत मामूली सी कमी जो है ना वो मुतवक्को है, ज्यादा नहीं। सही। यानी अभी आपको महंगा चिकन और महंगे अंडे ही खरीदने पड़ेंगे। 15 फरवरी तक चिकन के रेट में कुछ कमी आएगी, लेकिन अंडों के रेट यही बरकरार है। उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चिकन और अंडे सिर्फ ग़िज़ा समझ के ना खाएं, इसको आज के मौसम में मेडिसिन समझ के लें। ये ज़रूरी है प्रोटीन की कमी करने के लिए।
ये कोई महंगी प्रोटीन नहीं है। तो जो एक ज़हन बना हुआ था लोगों का ये सस्ती प्रोटीन, अब अगर ये महंगी प्रोटीन भी है तो फिर भी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें जरूरी हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं, वो तो लोग फिर मुश्किल से भी कर ही लेते हैं। बहुत महंगी लोग प्रोटीन खाते हैं, ये अब भी सस्ती प्रोटीन के तौर पे ही समझी जाए। बिल्कुल, तो ग़िज़ा का जो चीज़ें अहम हिस्सा हैं उनको तो आप एलिमिनेट करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।